चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नीट के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है, वॉल ऑफ एल्बुलाई इज कंपोज्ड ऑफ। एल्बुलाई की जो वॉल होती है वो किससे बनी हुई होती है? पहला ऑप्शन दिया गया है, क्या वो सिंपल स्क्वाइमस इपिथेलियम से बनी हुई होती है, या फिर वो सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम से बनी हुई होती है, या फिर वो स्यूडो स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम से बनी हुई होती है, या फिर वो सिंपल कॉलमनर इपिथेलियम से बनी हुई होती है। जो एल्बुलाई की वॉल होती है वो किससे बनी हुई होती है? सिंपल स्क्वाइमस इपिथेलियम से मिलकर बनी हुई होती है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ह्यूमन लंग्स आर डिवाइडेड इनटू अ लोब्स। ह्यूमन लंग के पास कितना लोब्स प्रेजेंट होता है? हमारे पास दो लोब्स प्रेजेंट होते हैं, दो लंग्स प्रेजेंट होते हैं, और दोनों लंग्स में हमें ये बताना है कि एक लंग में कितना लोब्स होता है और दूसरे लंग में कितना लोब्स होता है। पहला ऑप्शन है 3 राइट, क्या 3 जो है राइट में और 2 लेफ्ट में, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया है कि 2 राइट में और 3 जो है लेफ्ट में प्रेजेंट होते हैं, या फिर जो है 2 राइट में और 2 लेफ्ट में, या फिर 3 राइट में और 3 लेफ्ट में प्रेजेंट होता है। ह्यूमन बीइंग के पास 2 लंग्स प्रेजेंट होते हैं, और जो हमारा राइट लंग होता है उसके पास 3 लोब प्रेजेंट होते हैं। राइट लंग के पास 3 लोब्स होता है, और जो लेफ्ट लंग होता है उसके पास 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। टोटल कितने लोब्स होते हैं? 5 लोब्स होते हैं। दोनों लंग को मिला के हमारी बॉडी में 5 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। 3 लोब जो है वो राइट में होता है, 2 किस में होता है? 2 जो है लेफ्ट में प्रेजेंट होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज 3 राइट एंड 2 लेफ्ट लोब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेसिडुअल वॉल्यूम इज। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? पहला ऑप्शन दिया लेसर देन टाइडल वॉल्यूम, क्या ये टाइडल वॉल्यूम से कम होता है, या फिर ग्रेटर देन इंस्पिरेटरी वॉल्यूम, या फिर इंस्पिरेटरी वॉल्यूम से ज्यादा होता है, या फिर वाइटल कैपेसिटी से ज्यादा होता है, या फिर टाइडल वॉल्यूम से ज्यादा होता है। रेसिडुअल वॉल्यूम किसे कहते हैं? रेसिडुअल वॉल्यूम जो है एक ऐसा वॉल्यूम होता है जो कि ग्रेटर होता है। ग्रेटर किससे होता है? टाइडल वॉल्यूम से। रेसिडुअल वॉल्यूम इज ग्रेटर देन द टाइडल वॉल्यूम। सो द करेक्ट आंसर इज B. The next question is, when CO2 concentration in blood increases, breathing become। अगर CO2 का कंसंट्रेशन हमारे ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा तो ब्रीथिंग के रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? पहला ऑप्शन दिया है देयर इज नो इफेक्ट ऑन ब्रीथिंग, क्या ब्रीथिंग पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या फिर ब्रीथिंग रेट जो होगा वो स्लो होगा, पहले स्लो होगा फिर जो है डीप हो जाएगा, या फिर ब्रीथिंग रेट जो है वो फास्ट हो जाएगा, या फिर स्लो होगा, बहुत स्लो हो जाएगा, फिर मतलब बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा, फिर उससे भी ज़्यादा स्लो हो जाएगा। ब्रीथिंग रेट, अगर CO2 का कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में मीन्स हमारे ब्लड में इंक्रीज हो रहा है तो ब्रीथिंग रेट क्या होगा? वो भी इंक्रीज हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। CO2 जो है वो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से जल्दी बाइंड करता है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत तेज बाइंड करते जा रहा है हीमोग्लोबिन से, तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है, और जब ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो आती है तो हमारी बॉडी क्या करती है? ऑक्सीजन की डिमांड करती है। जब हमारी बॉडी ऑक्सीजन की डिमांड करेगी तब क्या होगा? ब्रीथिंग रेट फास्ट रहेगा, हम लोग बहुत फास्ट ब्रीथ करेंगे। तो जब CO2 का कंसंट्रेशन अगर हमारे ब्लड में इंक्रीज होता है तो ब्रीथिंग रेट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। सो द करेक्ट आंसर इज सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, न्यूमोटैक्सिक सेंटर इज प्रेजेंट इन। न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहाँ पे प्रेजेंट होता है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? ये रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग रेट मींस ब्रीथिंग रेट को रेगुलेट करता है, उसके फंक्शन को रेगुलेट करता है। तो ये सेंटर कहाँ प्रेजेंट होता है? पहला ऑप्शन है, क्या पोन्स रीजन में प्रेजेंट होता है, या फिर मेडुला में प्रेजेंट होता है, या फिर सेरिब्रम में प्रेजेंट होता है, या फिर सेरिब्लम में प्रेजेंट होता है। जो हमारा न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है वो किस में प्रेजेंट होता है? हमारे पोन्स में प्रेजेंट होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अबाउट 1500 ml of air left in lungs is called। 1500 ml एयर जो है वो लंग में बचा रहता है उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन दिया है टाइडल वॉल्यूम, दूसरा ऑप्शन दिया है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तीसरा है रेसिडुअल वॉल्यूम, चौथा वाइटल कैपेसिटी। यहाँ पे बोला गया लेफ्ट इन द लंग्स, और लंग्स में जो एयर बची रहती है, ऐसा नहीं कि हमारा लंग जो है कभी भी खाली नहीं रहता, उसमें कुछ ना कुछ परसेंटेज में एयर प्रेजेंट होता है। अगर वो पूरी तरीके से हमारा लंग खाली हो जाएगा तो उससे क्या होगा? उसके कोलैप्स हो जाएगा, आपस में एक दूसरे से कोलैप्स हो जाएगा। इसी वजह से उसमें कुछ ना कुछ एयर्स के अमाउंट क्या होते हैं? बचे रहते हैं। तो जो एयर लंग में बची रहती है उसे क्या कहते हैं? रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। तो रेसिडुअल वॉल्यूम कितना होता है? कम से कम 1500 ml। तो 1500 ml जो है एयर
हमारे लंग में बचा रहता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी, और उसे क्या बोलते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड विथ ईच नॉर्मल ब्रीथ इज कॉल्ड, मीन्स नॉर्मली ब्रीथ करना, इन लेना मीन्स इन करना, फिर आउट करना, एक्सहेल करना, इनहेल करना, इसे क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन है, क्या उसे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं, या फिर उसे टोटल लंग कैपेसिटी बोलते हैं, या फिर उसे टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं, या फिर उसे रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। जो नॉर्मल ब्रीथिंग मीन्स हम ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, फिर उसे बाहर निकाल रिलीज कर रहे हैं, एक्सहेल इनहेल कर रहे हैं, इसे क्या बोला जाता है? इसे बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम। सो द करेक्ट आंसर इज सी। विच इंस्ट्रूमेंट हेल्प इन क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी वॉल्यूम? ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज किया जाता है पल्मोनरी वॉल्यूम को मेजर करने के लिए? फर्स्ट ऑप्शन इज स्फैग्मोमैनोमीटर। स्फैग्मोमैनोमीटर का यूज किया जाता है ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए। दूसरा ऑप्शन दिया है स्टेथोस्कोप, इसका यूज किया जाता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। तीसरा ऑप्शन दिया है स्पायरोमीटर। चौथा ऑप्शन दिया इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का यूज कहाँ पे किया जाता है? हमारे हार्ट के फंक्शन को मेजर करने के लिए, मीन्स उसको देखने के लिए हमारा हार्ट प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म कर रहा है कि नहीं परफॉर्म कर रहा। उसके बाद बचा क्या? स्पायरोमीटर। तो स्पायरोमीटर का यूज कहाँ पे किया जाता है? पल्मोनरी वॉल्यूम को मेजर करने के लिए। सो द करेक्ट आंसर इज सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज about 97% of oxygen is transported by RBC। कम से कम 97% ऑक्सीजन जो है कौन ट्रांसफर करता है? हमारा रेड ब्लड सेल करता है। बाकी जो बचा 3% उसको कौन ट्रांसफर करता है? पहला ऑप्शन है डिजॉल्व इन प्लाज्मा, प्लाज्मा करता है, मतलब प्लाज्मा के अंदर डिजॉल्व होता है, फिर वो ट्रांसपोर्ट करता है, या फिर जो है लंग्स की हेल्प से होता है, या फिर जो है सेल की मेम्ब्रेन की हेल्प से होता है, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में ये 3% जो है उनकी हेल्प से जो है ट्रांसमिशन होता है। 97% ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय द आरबीसी एंड रिमेनिंग 3% इज ट्रांसपोर्टेड बाय द प्लाज्मा। सो द करेक्ट आंसर इज ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट टू राइट। अगर जो ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व हमने ब्रीथिंग वाले में पढ़ा है, उसमें जो उसका कर्व बनता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, अगर वो शिफ्ट हो जाए राइट साइड में तब क्या होगा? क्या पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का डिक्रीज हो जाएगा, या फिर पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का डिक्रीज हो जाएगा, या फिर पीएच बढ़ जाएगा, या फिर टेम्परेचर घट जाएगा? जब ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व अगर जो है वो राइट साइड शिफ्ट हो रहा है तब क्या होगा? पार्शियल प्रेशर, किसका पार्शियल प्रेशर? ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज ए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार नीट के पेपर में मतलब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अस्थमा में बी एट्रीब्यूटेड टू। अस्थमा में क्या होता है? पहला ऑप्शन है बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स, मीन्स हमारे लंग में जो है बैक्टीरिया का इन्फेक्शन आता है, उसे हम अस्थमा कहते हैं, या फिर एलर्जिक रिएक्शन होता है हमारे मास्ट सेल में, या फिर जो है ट्रैकिया में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, या फिर हमारे लंग्स के अंदर जो है फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाता है। अस्थमा में होता क्या? अस्थमा एक प्रकार का एलर्जिक रिएक्शन होता है। एलर्जिक रिएक्शन होता है, इसमें क्या होता है? इसमें मास सेल पे इफेक्ट पड़ता है, जिससे ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती, मीन्स हम प्रॉपरली ब्रीथ नहीं कर पाते हैं ड्यूरिंग अस्थमा। सो द करेक्ट आंसर इज बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following factor can affected the rate of diffusion of the gases? ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि इफेक्ट करते हैं, किसको इफेक्ट करते हैं? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, मीन्स गैसेस जो है ट्रांसमिशन जो गैसेस का हो रहा है वो कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड होता है? पहला ऑप्शन है थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन इन्वॉल्व इन डिफ्यूजन। मेम्ब्रेन की थिकनेस पे भी डिपेंड होता है, मीन्स मेम्ब्रेन की जो थिकनेस है वो थिक है कि थिन है, इस पे भी डिपेंड करता है। थिक होगी कैसे डिफ्यूज होगा, थिन होगी तो किस तरीके से डिफ्यूजन होगा। तो मेम्ब्रेन की थिकनेस पे भी डिफ्यूजन क्या होता है? डिपेंडेंट होता है। और गैसेस की सॉल्युबिलिटी, मींस कौन सा ऐसा गैस है जो प्रॉपरली सॉल्युबल हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन, इस पे भी डिपेंड होता है। और प्रेशर क्या है गैसेस का, उसमें भी डिपेंड होता है। मींस ये जो 3 फैक्टर होते हैं इस पे जो है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस जो है ये इफेक्टेड होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोरियोनिक डिसऑर्डर in the alveolar wall are damaged due to which respiratory surface is decreased. One of the major cause of
जो मतलब वो एल्बुलाई की वॉल जो है वो धीरे धीरे डैमेज हो जाती है और जिसकी वजह से रिस्पिरेशन रेट जो है वो डिक्रीज हो जाता है। ऐसे मतलब वो सिगरेट की स्मोकिंग करने से ऐसी प्रॉब्लम होती है। तो उस डिजीज को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है अस्थमा, दूसरा इम्फाइसीमा, तीसरा ब्रोंकाइटिस और चौथा है फिब्रोसिस। उस डिजीज को बोला जाता है इम्फाइसीमा। इम्फाइसीमा में क्या होता है? एल्बुलाई की जो वॉल होती है वो डैमेज हो जाती है। जब एल्बुलाई की वॉल डैमेज हो जाती है सिगरेट की स्मोकिंग करने से, तो इससे क्या होता है, जो रिस्पिरेशन रेट है वो भी डिक्रीज हो जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन कई बार नीट के पेपर में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लड ग्रुप आर कंट्रोल्ड बाय एंटीजन विच आर प्रेजेंट। ब्लड ग्रुप जो है इसको कंट्रोल कौन करता? हमारा एंटीजन करता। हमारी बॉडी में बहुत सारे एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, तो वो एंटीजन मतलब ब्लड ग्रुपिंग का जो एंटीजन है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? पहला ऑप्शन है क्या प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, या फिर आरबीसी मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है उसकी सरफेस पे, या फिर वो रेड बोन मैरो में प्रेजेंट होता है, या फिर जो है WBC मेम्ब्रेन के सरफेस में प्रेजेंट होता है। ब्लड ग्रुप आर कंट्रोल बाय एंटीजन विच आर प्रेजेंट इन। ब्लड ग्रुप को कौन कंट्रोल करता है? एंटीजन कंट्रोल करता है। और वो प्रेजेंट कहाँ पे होता है? आरबीसी मेम्ब्रेन पे, मींस रेड ब्लड सेल के मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। तो हमने इस पूरे लेक्चर में नीट के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर में इस तरीके से और बहुत सारे अच्छे अच्छे एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू।